हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वगैरह में। जैसा कि हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमारा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और इस इम्पोर्टेंट सीरीज का आज क्लास नंबर 6 है। ऑलरेडी मैंने 5 क्लास ले चुका हूं फिजिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी क्लास का लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इम्पोर्टेंट सीरीज में हम लोग साइंस में फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट प्रकाश डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा। एक वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और 4 से 5 साल का अगर एनालिसिस करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से तो आइए जाते हैं। तो सेशन के एंड तक बने रहें, आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 साइंस का उन्हीं तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज हम कौन कौन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्या हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में देखेंगे, प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, वस्तु के प्रकार के बारे में, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इमेज प्रतिबिंब के बारे में, जिसमें हम लोग रियल इमेज के बारे में जानेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, वर्चुअल इमेज के बारे में जानेंगे, आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश के परिवर्तन की, इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन जानेंगे, रिफ्लेक्शन के नियम को जानेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर की, स्फेरिकल मिरर की या स्फेरिकल लेंस की और इसके उपयोग की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, कैसे कैसा इमेज बनता है, ये सब देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, प्रकाश का अपवर्तन की, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की, मानव नेत्र की संरचना की और उससे रिलेटेड जो डिफेक्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद आखिर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश। ठीक है, अब बात करें लाइट की, प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है, तो सबसे सरल भाषा में हम समझें तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण हैं। आइए उस प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की, प्रकाश के गुण की। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। तो इसीलिए इसे संरचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव का टाइप है। ठीक है, तो मैंने साउंड चैप्टर जो पढ़ाया था, आपको ध्वनि चैप्टर पढ़ाया था, उसमें 2 तरह की वेव की बात करी थी। एक तो मैकेनिकल वेव की बात करी थी, एक नॉन मैकेनिकल वेव की बात करी थी। तो मैकेनिकल वेव वैसा वेव होता है जिससे ट्रैवल करने के लिए, संरचन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो था हमारा साउंड वेव। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव की बात करें तो इससे संरचन करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी तरह के भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो उसका एग्जाम्पल था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है हमारा वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संरचन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संरचन के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो हमारा पहला गुण हो गया प्रकाश का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अभी हमने बात करी कि लाइट क्या है, इसे किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती संरचन करने के लिए। तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, जहाँ एयर की मौजूदगी नहीं हो, तो वहाँ पर जो लाइट की चाल है, प्रकाश की जो चाल है निर्वात में, वो हमारा होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे हमें याद रखना है। ये लाइट का स्पीड है वैक्यूम में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात की जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमारा जो है, प्रकाश हमारा क्या करता है, सीधी रेखा में परिगमन करता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश सीधी रेखा में परिगमन करता है, जिससे प्रकाश का ऋजु रेखीय परिगमन कहते हैं। ठीक है, तो लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।
प्रकाश सीधी रेखा में प्रगमन करती है, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रगमन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कुछ प्रकाश के प्रॉपर्टीज या प्रकाश के गुण को हमने देखा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात करी कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, आप कुछ घटना है, ठीक है ना, हमने तो कह दिया कि सीधी रेखा में गमन करती है, पर प्रूफ क्या है, तो कुछ ऐसी घटना है, फिनोमेनन है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो फिनोमेनन शो लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, क्रिया जो बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में प्रगमन करती है। उसमें सबसे पहला जो फिनोमेना है वो है हमारा पिन होल कैमरा। क्या है हमारा पिन होल कैमरा? तो पिन होल कैमरा एक डिवाइस है, यंत्र है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये कलर इमेज बनाता है, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी उल्टा और प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसमें एक होल होते हैं, ठीक है, जिससे लाइट पास कराई जाती है, तो यहाँ पे इमेज बनता है, कलर इमेज, जिससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट क्या है, हमारा सीधी रेखा में प्रगमन करती है। ठीक है, तो दूसरा बात करें तो शैडो फॉर्मेशन, परछाई का बनना, तो ये भी हमें बताता है कि लाइट क्या है, सीधी रेखा में प्रगमन करती है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो हमारा एक्लिप्स यानी ग्रहण। ठीक है, ये भी क्या बताती है कि प्रकाश हमारा सीधी रेखा में प्रगमन करती है। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जो ये बताती है कि लाइट जो है सीधी रेखा में प्रगमन करती है। ठीक है, तो इसे याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे शैडो की, परछाई की। परछाई क्या है, शैडो क्या है? तो आप सभी ने अपने अपना परछाई देखा होगा, देखते हैं हम लोग अपना परछाई देखते हैं, उस परछाई की बात हो रही है। तो परछाई क्या है, तो जब लाइट किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब कोई लाइट गिरता है तो पर्दे पे धब्बा बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो यानी परछाई कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट देन डार्क पैच ऑब्टेन ऑन स्किन इज नोन एज शैडो, परछाई। जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर गिरती है तो पर्दे पे जो धब्बा बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशन फॉर शैडो फॉर्मेशन, यानी परछाई बनने की शर्त, क्या कंडीशन है फॉर्मेशन का, शैडो फॉर्मेशन का। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास लाइट का सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी या पारभासी वस्तुएं होनी चाहिए। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब उस वस्तु को कहते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती है। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उसमें थोड़ा लाइट पास होती है, थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा स्किन होना चाहिए यानी पर्दा होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है जो परछाई बनने की शर्त में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो की। किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो यानी परछाई के अभिलक्षण की। क्या क्या परछाई के अभिलक्षण है, तो जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि द साइज ऑफ शैडो में बी स्मॉल, ग्रेटर और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी परछाई का आकार छोटा भी हो सकता है या बड़ा या वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है। ये चीज़ आपने भी देखा होगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टीज क्या हो गया, द साइज ऑफ शैडो में बी स्मॉल, ग्रेटर और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी परछाई का आकार छोटा, बड़ा और वस्तु के आकार के बराबर हो सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कलर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा भी रहे उसका शैडो परछाई कैसा बनता है, ब्लैक बनता है, डार्क बनता है। आपने भी देखा होगा, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, रंगीन हो या कोई भी कलर हो, उसका परछाई कैसा बनता है, ब्लैक बनेगा, यानी काला कलर का बनेगा। ठीक है, द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु किसी भी रंग की हो परंतु उसकी परछाई हमेशा काले रंग की ही होती है। और परछाई की बात करें तो शैडो परछाई हमेशा वस्तु के पीछे बनती है। परछाई हमेशा क्या बनती है, वस्तु के पीछे बनती है। शैडो ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए जो आखिरी प्रॉपर्टी है वो शैडो ऑलवेज फाउंड ऑन स्किन, परछाई हमेशा क्या पर्दे पर बनती है। किससे बनती है,
पर्दे पर बनते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर देख लें हम शैडो से रिलेटेड, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डज नॉट कास्ट शैडो, यानी पारदर्शी वस्तुएं परछाई नहीं बनाती है। ठीक है, अब पारदर्शी वस्तु की बात करें कि क्या होती है, तो वैसी वस्तु जो अपने अंदर से पूरे लाइट को गुजार दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे गिलास अपने अंदर से पूरी रोशनी को गुजार दे रही है, तो ये क्या कहलाता है, पारदर्शी वस्तु कहलाती है, जिसमें परछाई नहीं बनती है। परछाई बनने के लिए या तो ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वस्तु के प्रकार की, यानी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट की, जिसे हिंदी में हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात की जाए या दीप्त वस्तु की बात की जाए, तो ये वैसी वस्तु होती है जिसका स्वयं का प्रकाश हो, खुद का रोशनी हो। कहते हैं वैसा ऑब्जेक्ट जिसके बाद खुद की रोशनी हो, उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सन, सूरज, क्या उसके बाद खुद की रोशनी है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। या टॉर्च, लाइट, क्या टॉर्च सब क्या है, इसमें खुद की रोशनी है, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट्स ऑन देयर ओन, यानी वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट कह देंगे, दीप्त वस्तु कह देंगे। जैसे सन, टॉर्च एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया, हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड हम लोग बात करते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। क्या, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की, जिसे हिंदी में लोग अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता था, जिससे खुद की रोशनी हो। उसी का अपोजिट नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अदीप्त वस्तुएं, वैसा वस्तु जिससे स्वयं का प्रकाश नहीं हो या स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके बाद खुद का रोशनी नहीं हो, उससे हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके बाद खुद की रोशनी होगी नहीं, तो अपनी रोशनी को क्या इमिट करेगा, क्या उत्सर्जित करेगा। ठीक है, जैसे इसकी भी उदाहरण की बात करी जाए तो चांद, बुक, किताब एटसेट्रा। जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं चांद से तो रोशनी निकल रही है। ठीक है, लेकिन वो चांद की खुद की रोशनी नहीं, वो सूरज की रोशनी है जो कि चांद पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो वैसा ऑब्जेक्ट डोंट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे हमारा चांद, किताब और एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हमने नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट या अदीप्त वस्तु की बात की है। अब थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट देखें, वस्तु देखें, तो हमारा तीसरा वस्तु है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में लोग पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लाइट क्या होगा, आर पार हो जाएगा। वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को अपने अंदर से संपूर्ण रूप से गुजार देता है। The object which passes all the light falling on it, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पर लाइट गिर रही है, वो अपनी पूरी रोशनी को अपने अंदर से आर पार कर देता है, तो उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, the object which passes all the light falling on it, वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को अपने अंदर से संपूर्ण रूप से गुजार देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, गिलास। ठीक है, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चौथा टाइप ऑब्जेक्ट का, वो है हमारा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग परभाषी वस्तु कहते हैं। क्या कह देंगे, परभाषी वस्तु। तो परभाषी वस्तु की बात करें तो जब इस पर लाइट गिरती है, लाइट उस पर आके प्रकाश गिरती है, तो कुछ पोर्शन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ पोर्शन को क्या पास कर देती है। तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट या परभाषी ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा किसी पेपर पर तो ऑयल गिर जाता है या बटर वाला पेपर होता है, तो उसमें से आप जब रोशनी पास कराएंगे तो कुछ ही लाइट जो पास होगी बाकी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वैसी वस्तुएं, द ऑब्जेक्ट विच पासेस सम पोर्शन ऑफ लाइट and absorb some portion of light falling on it is known as translucent object। ठीक है, वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर ले और कुछ को गुजार दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परभाषी वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे वैक्स पेपर हो गया, ट्रेस पेपर हो गया एटसेट्रा, ये सब क्या है, हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब फिफ्थ टाइप के ऑब्जेक्टिव की बात करें, वह हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तु से हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है कि जब जिस पे लाइट
फॉल होती है तो पूरी रोशनी को अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने अंदर से आर पार नहीं होने देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, शैडो फॉर्मेशन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट, वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट या अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे वॉल, बुक एटसेट्रा, ये सब क्या हो गया, हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी, ऑब्जेक्ट की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे इमेज की, प्रतिबिंब की। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन लाइट रेज मीट और अपियर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती या मिलती हुई प्रतीत दिखाई देती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले परावर्तन क्या होता है इसे हमें समझना होगा। तो जब कोई भी लाइट किसी सरफेस पर फॉल हो रही है, उस पर टकरा के फिर उसी मीडियम में चली जा रही है, यानी जो मीडियम से लाइट आई फिर टकरा के उसी मीडियम में चली गई, तो उस फिनोमेना को, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि परावर्तन के बाद कोई भी प्रकाश मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, तो उसे हम लोग इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, और टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, तो इससे इस फिगर से मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले दो रे निकालना होगा। ठीक है, आपको इमेज बनाने के लिए। तो सबसे पहले इसके हेड पे से निकाला सीधा, तो जब आप सीधा लाइट उसके पैरेलल निकालेंगे तो वो लाइट क्या होगा, वो रे सीधा जाएगा और सीधा, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, फिर उसी रास्ते से वो लौटा चलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा रे यहाँ पर आया, इंसिडेंट हुआ, वो रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर जाके आगे यहाँ पे मीट हो रहा है, ये यहाँ पर मीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वास्तविक में रियल में नहीं दिख रहा है हमें मीट होते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई दिखाई दे रही है, पेयर टू मीट हो रही है। तो इस तरीके का जो इमेज बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर आ गया, फिर यहाँ आया, रिफ्लेक्ट होकर आ गया, जो पॉइंट पे बना यहाँ पे इमेज बना, तो यहाँ पे रियल में यानी वास्तविक में यहाँ पे मीट हो रही है। तो जहाँ पे वास्तविक में मीट होती है जब बिंदु, वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, जब प्रकाश के लिए दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, मिलती हुई दिखाई देती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है इसे हम लोग कहते हैं जो इमेज बनता है इसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये जो इमेज बना ये रियल यानी वास्तविक में बना, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक में बिंदु दिख रहा है। ठीक है, तब इसका टाइप देख लेते हैं प्रतिबिंब की। ठीक है, अब प्रतिबिंब की बात करें, इमेज की बात करें, तो 2 टाइप्स की इमेज होगी, वास्तविक इमेज जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल इमेज कहेंगे, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब जिसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज क्या होता है, तो रियल इमेज बनता कब है, व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, यानी जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है तो बनता है, यानी वास्तव में मिलती हुई दिखती है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वास्तव में और जो देखते हुए प्रतीत होती है, व्हेन लाइट इज अपियर टू मीट, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई दिखाई देती है तब हम उसे क्या कहेंगे, वो कैसा इमेज है, आभासी या प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और रियल इमेज जो कहें, वास्तविक इमेज की बात करें तो हमेशा स्क्रीन पे बनता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं वर्चुअल इमेज की बात की जाए तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ठीक है, और रियल इमेज की बात करें तो ये हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा होगा नेचर में, प्रकृति में कैसा होगा, उल्टी होती है। ठीक है, वहीं अगर वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो ये नेचर में हमेशा क्या होगी, इरेक्ट होगी, यानी सीधी होगी।
ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर वास्तविक इमेज कहाँ पे दिखने को मिलता है, तो हमारा सिनेमा स्क्रीन पर बनी प्रतिबिंब और अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब से हम लोग क्या देखते हैं, रियल इमेज या वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं, ठीक है। और अवतल दर्पण की बात हम लोग आगे करेंगे। ये समतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब ये कौन सी इमेज बनाती है, तो वर्चुअल या आभासी प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी इमेज की, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया इम्पोर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो द रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, यानी किसी भी माध्यम से जो रे आ रही है वो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा कर फिर उसी माध्यम में चली जाती है। तो इसी फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कहते हैं, ठीक है। द रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, एक ही माध्यम पर प्रकाश का वापस आ जाना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस पे कोई रे आई, ठीक है, और टकरा के फिर उसी माध्यम में चली गई। मान लीजिए मीडियम हमारा क्या है, एयर है, तो एयर से लाइट आई, रे वो सरफेस पे टकराई, फिर उसी माध्यम में चली गई। तो इसी फेनो को हम लोग क्या कहते हैं, फेनोमेना को, घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो रे आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। रे आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे या इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो टकरा के जा रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली को रे के इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और जाने वाली रे को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। और ये जो बीच में जो लंबा सा लाइन है इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल रे, अभिलंब, जो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल आई, जिसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण क्या हो गया, जो इंसिडेंट है यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और जो एंगल अभिलंब और हमारा रिफ्लेक्टेड या परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, जिसे हम लोग आर से नोट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये घटना हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो आने वाली रे को आपतित किरण, जाने वाली रे को परावर्तित किरण, और आने वाली रे और अभिलंब के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण, ठीक है। और सिंपल प्रकाश का परावर्तन क्या है, एक ही माध्यम को प्रकाश आके टकरा के सरफेस से फिर उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ लॉ है, तब हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। परावर्तन के कुछ नियम है तो उसकी हम लोग बात करेंगे। तो दो नियम है यहाँ पर, ठीक है, पहला और दूसरा। पहला नियम ये कहता है कि जब रिफ्लेक्शन होती है यानी प्रकाश का परावर्तन होती है तो जो रे आ रही है उसे हम लोग तो कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो रे टकरा के जा रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो है लाइन ये है कि हमारा क्या है, नॉर्मल है, विलंब है। तो ये तीनों रे जो है वो एक ही प्लेन पर लाई करती है, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है हमारा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ हमें ये बताता है, ठीक है। और दूसरे लॉ की बात करें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ आर। ये हमारा दूसरा लॉ है, यानी ये एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के टाइप की, यानी उसके प्रकार की, ठीक है। तो यह रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के टाइप की, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की हम बात करेंगे। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं,
एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब किसी सरफेस पर, कैसा सरफेस, वैसा सरफेस जो चिकना हो यानी स्मूथ हो, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या हो जरूरी है कि वह उसका सतह सरफेस कैसा हो, चिकना हो, ठीक है, कैसा हो, चिकना हो। तो क्या होगी कि इंसिडेंट रे इस पर आएगी, फिर टकरा जाएगी, फिर आएगी, फिर टकरा जाएगी, फिर आएगी, फिर टकरा जाएगी, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसमें सरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, अनियमित परावर्तन की बात करें, तो यहाँ पे हमारा सतह कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए यानी खुरदुरा होना चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण आएगी, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर तो जाएगी, लेकिन यहाँ पे पैरेलल नहीं होगा, यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के पैरेलल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी समांतर नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इमेज जो है वो जो प्रतिबिंब है वो तो नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो कैसा बनेगा, धुंधला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुई, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें, नोट देखें, तो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन है, हमारा परावर्तन का जो नियम है ये दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, है ना, या नियमित हो या विस्तृत हो, दोनों में कोई भी हो, दोनों पे ये लॉ वैलिड है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर बोथ रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम नियमित और विस्तृत परावर्तन दोनों पर ही लागू होते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। जो हमारे घर में जो अलमीरा होती है उसमें जो मिरर आपको देखने को मिलता है वही हमारा प्लेन मिरर कहलाता है, ठीक है। और उसी की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग कि क्या क्या गुण है जो इमेज बनता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। मिरर के पीछे पॉलिश होता है, पॉलिश क्या रहता है, क्या क्या रहता है, पॉलिश क्या रहता है। आपने कभी देखा होगा मिरर को, तो मिरर के पीछे क्या होता है, पॉलिश क्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है, जिसका नाम AB है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मिरर इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रे को निकालना होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कब होगा, जब कोई भी एंगल बने, ठीक है। लेकिन जब वहां पे हमारा 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा 0 डिग्री हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, यानी लाइट सीधा आएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के सर से एक लाइट की रे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ निकाला, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों 0 है, इसीलिए इसी रास्ते से आएगी, इसी रास्ते से चला जाएगा, ठीक है, चला गया, ठीक है। अब दूसरा उसके सर से नीचे की तरफ निकाला रे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, आपतन कोण कुछ ना कुछ कोण बना, ठीक है, फिर टकरा के उसी माध्यम में चला गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ तक आया, ये हमारे यहाँ तक आया, यहाँ पे हम इसे मीट कराएगा कि यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, ये दोनों किरण कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा, तो जहाँ पे ये मिलेगा वहां पे हमारा इमेज बनता है, ठीक है। जब दो रे रिफ्लेक्शन के बाद जब मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रतिबिंब बना। अब इसकी गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा इमेज बनता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है वो इमेज का भी हाइट दोनों बराबर होता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर में अलमीरा या ऐना के सामने, मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आपका हाइट जो है वो मिरर में भी क्या सेम दिखाता है, अलग तो नहीं दिखाता है कि आप अगर लंबे हैं तो उसमें छोटा दिखा रहा है, नहीं। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगा, ये हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, वो जो है हमारा इमेज से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी, ये इमेज कैसा बना रहा है, तो ये हमारा कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल, कैसा बना रहा है, वर्चुअल बना रहा है, आभासी, और इरेक्ट यानी सीधा सीधा इमेज बनाते हैं। जैसे हम लोग जब अपने मिरर में अपना शक्ल देखते हैं तो क्या होता है, सीधा ही दिखता है, ऐसा तो नहीं कि सर ऊपर पैर नीचे, पैर नीचे पैर ऊपर सर नीचे हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है,
लेटर इन्वर्जन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम राइट हैंड दिखाएंगे तो उधर लेफ्ट हैंड दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया प्लेन मिरर का, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, वस्तु की दूरी हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इमेज कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट सीधा बनता है, और लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड यानी प्रतिलोमिक प्रतिबिंब, ये क्या होता है, तो जैसे इमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर है, ठीक है, तो इधर ये इस टाइप से दिखेगा, यानी सीधा का उल्टा दिखता है, ठीक है। आपने एम्बुलेंस देखा होगा, तो एम्बुलेंस में देखा होगा उल्टा लिखा रहता है, क्यों कि वहाँ पे हमारा प्रतिलोमित प्रतिबिंब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा इमेज बनता है, ठीक है। और तीसरी गुण की तीसरी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है। और एक अगर इम्पोर्टेंट नोट देखें तो अगर if the speed of the object is front of plane mirror is v, then its image moves towards the object with a speed 2v, ठीक है। यदि समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के सामने किसी वस्तु की चाल v है, यानी v स्पीड से कोई वस्तु चली आ रही है, ऑब्जेक्ट चली आ रही है प्लेन मिरर के लिए, ठीक है, तो उसकी प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी वो उसकी दुगुना हो जाती है, 2v हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट नोट हो गया, ठीक है। अब आपने प्लेन मिरर एक कोई भी मिरर देखा तो उसके पीछे आपने देखा कि पॉलिश क्या रहता है, सरफेस, ठीक है, कोटिंग, ठीक है। तो प्लेन मिरर की बात करें समतल दर्पण की तो उसमें कोटिंग होता है, परत होता है। जनरली देखा जाए तो सिल्वर की, चांदी की परत होती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कोटिंग ऑफ रेड कलर भी होता है, जो कि हमारा लीड ऑक्साइड के क्या कोटिंग होता है, लाल रंग की परत होती है जो किसका होता है, लीड ऑक्साइड का होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर समतल दर्पण की बात कर ली। अब उस पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एक मिरर है, उसके 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है। यदि वस्तु दर्पण की ओर 2 सेंटीमीटर चलती है तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप बताइए, अगर ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी है वो 12 है तो यहाँ पे इमेज की दूरी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस क्या होता है हमारा इमेज का मिरर से होता है, ठीक है। तो ये तो इतना तो हम लोग समझ गए। अब क्या बोला, 2 सेंटीमीटर जो है इसको हम यहाँ घसका दिया, ठीक है। अगर हमसे 2 सेंटीमीटर घसका दिया तो ये कितना बचा, ये डिस्टेंस हमारा कितना बचा, 10 सेंटीमीटर बचा, कितना बचा, 10 सेंटीमीटर बचा। तो इधर भी ये हमारा क्या डिस्टेंस हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट से मिरर इमेज की दूरी कितना हो गई, तो 10 + 10 यहाँ पे कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो यही फॉर्मूला 2 × x - y, तो यहाँ पे 2x कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 12 हमारा, अब y कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 × 10 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा 20 सेंटीमीटर क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण के उपयोग की बात करते हैं, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन ड्रेसिंग टेबल में देखते हैं, हमारे घर में भी होते हैं ड्रेसिंग टेबल, उसमें हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं, समतल दर्पण का यूज़ करते हैं। और दूसरा एक होता है इन पेरिस्कोप, जिसे हम लोग परिदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिदर्शी कहते हैं। यहाँ पे इसका डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्लेन मिरर लगे होते हैं, एक तो नीचे की तरफ, एक तो ऊपर की तरफ, और 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। कितने डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल 45 डिग्री, 2 समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर रखे होते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग पनडुब्बियों में करते हैं, सबमरीन में करते हैं, या इन हिल्स पहाड़ियों में करते हैं क्या, एक तरफ से यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये मिरर से आपको हमें नीचे से हम ऊपर चीज़ को क्या कर आसानी से देख सकते हैं। तो इसे हम लोग पनडुब्बियों में या पहाड़ियों में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो तो बात हो गई पेरिस्कोप यानी परिदर्शी की, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज़ देखें तो हमारा होता है कैलेडोस्कोप, यानी बहुरूप दर्शक के,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुरूप दर्शक, इसमें 3 मिरर लगा होता है, 3 प्लेन मिरर, 3 समतल दर्पण लगा होता है, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे होता है। यहाँ पे कितना 45 डिग्री एंगल था पारदर्शी में, ठीक है। लेकिन अगर कैलेडोस्कोप की बात करें, बहुरूप दर्शक की बात करें, तो इसमें 3 मिरर होता है, 3 प्लेन मिरर प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, 3 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर रखे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कैलेडोस्कोप में इसमें मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं। क्या बनते हैं, एक से ज्यादा प्रतिबिंब बनते हैं। ऐसे हम लोग किस में यूज करते हैं, तो डिजाइनिंग यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, डिजाइनिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बात हो गई कैलेडोस्कोप या बहुरूप दर्शक की। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट नोट की, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक मिरर ऐसे है, एक मिरर ऐसे है, और दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है कि नंबर ऑफ इमेज, कुछ एंगल दिया रहेगा और पूछता है कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे, यानी प्रतिबिंब की संख्या निकालिए, ठीक है। तो अगर इन की वैल्यू अगर ऑड है या विषम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और n निकालते कैसे हैं, तो 360 डिग्री को हम थीटा से डिवाइड कर देंगे, यानी जितना एंगल दिया होता है हम लोग 360 डिग्री से क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो n होगा, ठीक है। और अगर n जो वैल्यू आई वो ऑड हुई, तो नंबर ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, उसी के बराबर हो जाएगा, n के बराबर। लेकिन अगर नंबर ऑफ इमेज इवन आई, सम आ गई, तो उसे हम लोग n-1 कर देंगे, ठीक है। n में से 1 माइनस कर देता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हमने 72 डिग्री एंगल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले n निकालेंगे, तो n निकालने के क्या करेंगे, 360 डिग्री में 72 डिग्री को डिवाइड करेंगे, ये हमारे 5 आ गया। तो 5 कैसा है, हमारा ऑड है, तो यही हमारा नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 5 हो गया, 5 आ गया, ठीक है। इधर हम लोग एग्जाम्पल है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री से 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। तो 6 कैसा है, हमारा इवन है, सम है, तो इससे हम क्या करेंगे, n से 1 माइनस कर देंगे, तो 6 से माइनस किया तो 5 आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना निकल के आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और अगर 2 पैरेलल प्लेन मिरर है, यानी ऐसे तो पैरेलल प्लेन मिरर, जब आप जानते हैं जब पैरेलल प्लेन मिरर होगा तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा और किसी को भी जब हम 0 डिग्री से डिवाइड कर देते तो हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा हमारा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ इमेज दिया हुआ क्वेश्चन में और एंगल पूछे, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो 360 डिग्री माइनस 1 बाई थीटा, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज आपको आना चाहिए, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है स्फेरिकल मिरर, जिसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, ठीक है। तो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये सरफेस और ये सरफेस, ये क्या है हमारा, गोल है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण 2 टाइप के होते हैं, इसका 2 प्रकार होता है, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हिंदी में लोग अवतल दर्पण कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, यानी परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर होगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होगा, अंदर की ओर होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की होगा, आउटवर्ड है ना, इधर रिफ्लेक्टिव सरफेस का क्या है, बाहर की ओर, यानी इधर से रे आएगी, इधर रे होके टकरा के चली जाएगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। तो वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व इनवर्ड हो, यानी परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, तो उसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कनकेव मिरर जो है, अवतल दर्पण जो है, उसका नेचर कैसा होता है, अभिसारी दर्पण भी से कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अभिसारी दर्पण यानी एक पॉइंट में लाइट को कन्वर्ज करना है, जैसे बहुत सारी रे एक बिंदु पर आके मिल रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग,
ठीक है। तो एक ऐसा है अभिसारी दर्पण इसे कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर एक पॉइंट से बहुत सारी रे निकल रही है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, तो इसे हम लोग कहेंगे अपसारी दर्पण। तो कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण कैसा होता है नेचर में, अपसारी होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। और अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो यह हर टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, रियल, वास्तविक, वर्चुअल, आभासी, उल्टा, सीधा, डिमिनिश, छोटा या इक्वल साइज या बड़ा प्रतिबिंब, हर तरह की प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे बनाता है। और अगर बात की जाए उत्तल दर्पण की, कन्वेक्स मिरर की, तो यह हमेशा वर्चुअल यानी आभासी और सीधा और छोटा इमेज बनाता है, यानी डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात हुई। तो यहाँ पे हम डायग्राम के फॉर्म में, चित्र के फॉर्म में देख लेते हैं दोनों को। तो अभी मैंने बात करी जिसका गोलीय रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने गोलीय एक दर्पण बना लिया, ठीक है। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इसका अंदर की ओर है। जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की ओर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे या कनकेव मिरर कहेंगे। और जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या बाहर की ओर है, हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्फीयर बना रही है, जो सर्किल बना रहा है, जो उसका जो सेंटर है, उसका सेंटर उसे हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये तो हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और ध्रुव P और जो मिरर है अवतल दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो उसके जो बीच की जो दूरी है, पॉइंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोल या ध्रुव कहते हैं। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जितना, उसके जो बीच का जो है पॉइंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल या क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्रुव की जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। सॉरी, ये रेडियस हो गया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग फोकस कहेंगे। और फोकस और ध्रुव की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फोकस किसके बराबर हो जाएगा, 2f। r बराबर किसके हो जाएगा, हमारा 2f हो जाता है। r बराबर क्या हो जाएगा, हमारा 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा 2f। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और फोकस की बात करें तो फोकस में क्या होता है, लाइट रे पैरेलल आके, क्या होता है, लाइट रे पैरेलल आकर इस पर, लाइट रे पैरेलल आके इस पर कन्वर्ज होती है, यहाँ पे बिंदु पॉइंट मिलता है। तो इसे क्या होता है, फोकस है मुख अक्ष पर बिंदु जहाँ मुख अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, यानी पैरेलल रे क्या होती है, यहाँ पे आके फोकस में मिलती है। तो ये तो हमारा फोकस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर है जो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण में यूज होते हैं, जिसे हमें याद रखना है। अब बात करते हैं हमारा उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवियों के किरण कार्य यानी इमेज फॉर्मेशन फॉर्म बाय कनकेव मिरर, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कनकेव मिरर यानी उत्तल दर्पण हर तरह की प्रतिबिंब बनाता है, हर तरह का इमेज बनाता है। देखते हैं कैसे कैसे क्या इमेज हमारा ये बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, क्या रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक है। दो पैरेलल लाइन खींचा, ठीक है। और जो पैरेलल लाइन जो होगा वो मिरर पे टकरा कर फोकस से होते हुए जाती है, किससे होते हुए जाती है, फोकस पे होते हुए जाती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट होता है, बिंदु होती है, ठीक है, वहीं पर इमेज बनता है। तो जब इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, एट फोकस पे बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एट फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब हम बात करें फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इमेज हमारे पे कैसा बनेगा, एकदम बिंदु यानी अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा बनता है, एकदम
पॉइंट साइज यहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है, तो अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। और कैसा बनेगा, तो रियल बनेगा, यानी वास्तविक रियल में यहाँ पे मीट हो रही है। ठीक है, और जो रियल बनता है हमेशा उल्टा बनेगा और छोटा बिंदु बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा साइज, एकदम अत्यधिक छोटा। ठीक है, अत्यधिक छोटा बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो अगर हम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी सी से परे रखते हैं, यानी सी से पहले रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक तो पैरेलल रे निकालना होता है। और पैरेलल रे हमेशा क्या होगा, आपको फोकस से होते हुए जाती है। ठीक है, फिर दूसरा जो है हमारा रे जो है हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से निकाला तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पॉइंट निकालिएगा वही पॉइंट से होते हुए वही रे वापस चली जाती है। ठीक है, और हमारा जो इमेज बनता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, बीच में बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज कैसा है, यहाँ पे वास्तविक है, रियल है, और कैसा उल्टा है। ठीक है, और क्या होता है, छोटा साइज बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, एफ तथा सी के बीच में छोटा बनता है, और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा बनता है। ठीक है, अब हम तो यहाँ पे दूसरा हो गया। अब थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पे हम सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं सी पर। जब सी पे जब हम रखेंगे तो यहाँ से क्या होगी, वही पैरेलल रे निकालेंगे, वो फोकस होके जाएगी, और दूसरा रे हम लोग फोकस होके निकालेंगे तो वो उसके पैरेलल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे बनेगा, यानी सी पे रखा है तो सी पे हमारा इमेज भी बन रहा है। ठीक है, इमेज वैसा ये है, वास्तविक तथा उल्टा है, लेकिन यहाँ पे सेम साइज है। तो इम्पोर्टेंट है, अगर सी पर हम रखेंगे तो हमारा सेम साइज इमेज बनता है। ठीक है, सेम साइज इमेज बनता है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट की देखें तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या रखते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, सी के परे, यानी सी के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा हमारा, सी के पीछे बनेगा। ठीक है, सी से परे बनेगा। और कैसा बनता है, तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं हमारा इमेज से क्या ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये पता हमने 4 केस की बात देखी। और अगर हमारा 5वां केस देखें, 5th केस देखें, तो 5th केस हमारा क्या है, यहाँ पर एफ पर जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, 5th केस यहाँ पर तो हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं। जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज जो है वर्चुअल बन जाता है, अनंत पर। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर, और दर्पण के पीछे बनता है। इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है, वर्चुअल इरेक्ट। यानी कहाँ पर रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनता है, हमारा इमेज जो है आभासी तथा सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, और विथ या बड़ा बनता है। ठीक है, और अगर फोकस पे जब हम रखते हैं तो हमारा इमेज का इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो फोकस पे इमेज बनता है, तो उसी का उल्टा कर दें, और फोकस पर रखेंगे तो हमारा इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और अत्यधिक विविधित होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की बात हो गई। एग्जाम में तो इस पे से क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि कनकेव मिरर हर तरह की इमेज बनाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिस्कस करा। अब अगर बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवियों की किरण रेखा, यानी इमेज फॉर्मेशन बाई, हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 ही केस होता है। एक केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज हमेशा, बोला ही था कि इन्फिनिटी पे रखते तो इमेज हमेशा क्या होगा, फोकस से बनेगा, और फोकस से बनेगा तो अनंत पर रखा तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और इमेज कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का बनता है, और आभासी तथा सीधा कन्वेक्स या उत्तल दर्पण हमेशा वर्चुअल या इरेक्ट यानी आभासी तथा सीधा ही इमेज बनाती है। ठीक है, तो उसमें कोई भी केस हो तो आभासी तथा सीधा ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा केस है अनंत, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा पोल और फोकस के बीच में इमेज बनता है, और इमेज कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारा उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित छवियों की किरण रेखा की बात हुई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। मेन पॉइंट क्या है कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर हर तरह की इमेज बनाता है।
ठीक है। लेकिन कन्वेक्स मिरर की बात की जाए, उत्तल दर्पण की भी बात की जाए, तो वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, ठीक है, और छोटा इमेज बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे अच्छे से देखना है। तो सबसे पहला बात की जाए तो ये इन दी हेड लाइट ऑफ व्हीकल, यानी गाड़ियों के हेड लाइट में जो है इस मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं, या टॉर्च लाइट और सर्च लाइट, यानी टॉर्च में, सर्च लाइट में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और सोलर कुकर में भी इसका यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, सोलर कुकर में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा यूज बाय एंटी डॉक्टर, ठीक है, ये हमारा यूज बाय एंटी डॉक्टर, आई नोज थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं और डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के चिकित्सक होते हैं, वो भी इस मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यूज है शेविंग मिरर, क्या करते हैं, जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उस टाइम भी हम लोग कौन मिरर यूज़ करते हैं, यही कनकेव मिरर यूज़ करते हैं। क्या करता है, हमारा बड़ा इमेज दिखाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा यूज़ हो गया हमारा कनकेव मिरर के अवतल दर्पण के उपयोग की, तो इसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें, तो उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करें तो इसे हम लोग जो है रियर व्यू मिरर कहते हैं, या साइड मिरर इन व्हीकल, यानी इसे हम लोग जो है व्हीकल के साइड में जो है यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग साइड दर्पण या पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके पास जो है मैक्सिमम फील्ड ऑफ व्यू होता है, देखने की क्षेत्र इसमें अधिकतम होती है, ठीक है, यानी बड़ी क्षेत्र को भी छोटी से मिरर में दिखा देता है हमें, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, छोटी छवि की होती है, हमेशा एक सीधी बनेगी और छोटी छवि की होती है, ठीक है। ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट और डिमिनिश इमेज, इसीलिए इसे हम लोग साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं, ठीक है। और आपने गली में देखा होगा स्ट्रीट लाइट लगा होता है रोशनी के लिए, ऊपर में पोल वगैरह में, तो उसमें जो रिफ्लेक्टर की तरह से यूज करते हैं हम लोग, यूज एज ए रिफ्लेक्टर इन दी स्ट्रीट लाइट्स, ठीक है। और अगर तीसरी पॉइंट की बात करें तो एक छोटे से, मैंने बताया था ना, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, देखने की क्षेत्र अधिकतम होती है, इसीलिए एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंची इमारत या वृक्ष को पूर्ण प्रतिबिंब में देखा जा सकता है, यानी अ फुल लेंथ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग और ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर, यानी एक छोटे कन्वेक्स मिरर से उत्तल दर्पण से आप पूरे बिल्डिंग को और बड़ी ट्री को भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण के उपयोग की। आप एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चम्मच, सबने चम्मच देखा होगा अपने घर में, ठीक है। स्पून, चम्मच की बात करें तो चम्मच के जो आउटर सरफेस होता है, यानी बाहरी सतह जो होती है, वो उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करती है, यानी कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और इनर सरफेस की बात की जाए, अंदर वाली सतह की बात की जाए, तो वो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर की तरह बिहेव करती है। ये चीज़ आप घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए बाईसाइकिल रिंग की, साइकिल की घंटी की, तो हमेशा कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की तरह बिहेव करती है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो मिरर हमारा जो है वो रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, यानी परावर्तन के सिद्धांत पर डिपेंड कर वर्क करता है। वह लेंस की बात करेंगे हम आगे, वो रिफ्लेक्शन देखेंगे, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल लेंस की। हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस की, गोलाकार लेंस की, तो जैसे हम लोग ने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, गोल दर्पण पढ़ा था, वैसे यहाँ पे स्फेरिकल लेंस होता है। ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस और अवतल लेंस। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कन्वेक्स लेंस का जो ज्यादातर प्रॉपर्टी है वो कनकेव मिरर के जैसा होता है, ठीक है। तो आप इसे कनकेव मिरर से ही याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, और कनकेव लेंस को जो आप हम कन्वेक्स मिरर की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस की। तो कन्वेक्स लेंस का कॉर्नर जो होता है, कोना जो होता है, क्या होता है, थिक होता है, क्या होता है, पतली होती है, थिन होती है। और मिड की बात करें तो मिड क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। कैसा होगा, मिड हमारा सेंटर मोटा होगा। वहीं अगर
केव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें तो कॉर्नर हमारा पतला होता है और मिड हमारा जो है थिन होता है और कॉर्नर हमारा क्या होता है, मोटा होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कनकेव मिरर की बात की थी, तो कनकेव मिरर कैसा होता था, कन्वर्जिंग नेचर का होता था, अभिसारी नेचर का होता था। ठीक है, यहाँ पे अभिसारी लेंस क्या होता है, बहुत सारी रे आकर एक लाइट पे कन्वर्ज कर रही है एक बिंदु पे, तो हम लोग कन्वर्जिंग कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ पे लेंस है तो कन्वर्जिंग अभिसारी लेंस हो गया। ठीक है, वही बात करें हम कनकेव लेंस की, अवतल लेंस की, तो ये डाइवर्जिंग अभिसारी नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारे रे क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्ज होता है, अपसारी होता है। ठीक है, तो इसे अपसारी हम नेचर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे इसे याद रखेंगे, कनकेव मिरर से कन्वेक्स लेंस को याद रखना है, कनकेव को कन्वेक्स मिरर से याद रखना है। ठीक है, और अगर कनकेव लेंस की, उत्तल लेंस की बात की जाए तो इसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, इसे आवर्धक कांच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस जो है वो हर टाइप की इमेज बनाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कनकेव मिरर की बात करी थी तो वो हर टाइप की इमेज बनाता था, सभी प्रकार की प्रतिबिंब बनाता था, वैसे कन्वेक्स लेंस भी क्या, उत्तल लेंस भी हर तरह का इमेज बनाता है। वहीं अवतल लेंस की बात की जाए तो ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है, यानी हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, सेम कन्वेक्स मिरर की तरह, तो उसे ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पावर बराबर होता है 1 / फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड कर देंगे जितना है, तो हमारा पावर निकल के, यानी लेंस की क्षमता निकल के आ जाती है। और लेंस की क्षमता का जो SI यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, तो ये हमें याद रखना क्या होता है, डायोप्टर, जिसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। यहाँ फोकल लेंथ हमेशा हमें किस में लेना है, मीटर में लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने गोलाकार लेंस की बात करी, जिसमें हम लोग ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस देखा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, या स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश की चाल को जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या हो गया, कैपिटल C/V। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और V हमारा वेलोसिटी को डिनोट करता है। ठीक है, किसे डिनोट करेगा, वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन न्यू जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ेगा तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, घटती है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम की बात की जाए तो हमेशा क्या होगी, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कुछ मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एयर, वायु की बात करें तो वो होता है हमारा 1.003, वाटर की बात करें जो वायु से ज़्यादा होता है उसको तो 1.33, कांच की बात करें तो 1.52 होता है, और हीरा के सबसे ज़्यादा होता है 2.42। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, यानी प्रकाश का अपवर्तन की। क्या बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन की। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रे ट्रैवल करती है, प्रकाश की रे ट्रैवल करती है, गमन करती है, तो क्या होता है, वो रे जो है, वो जो रे जो होता है वो बेंड कर जाता है। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रे क्या करती है, बेंड हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके रास्ते में आने वाली परिवर्तन को प्रकाश अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जैसा डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, मीडियम 1 है जिसमें जो एयर है, मीडियम 2 क्या है, हमारा कांच है। ठीक है, तो जिस मीडियम का अभी हम लोगों ने देखा था एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 और कांच का कितना होता है 2.
1.52 होता है, ठीक है। तो एयर से क्या है, ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, कांच का। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम लोग रेयर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विरल मीडियम। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघन मीडियम। क्या कहेंगे, संघन मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे रे आके टकराए तो इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण, ठीक है। तो जहाँ पे रे टकराते वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, ये रे को तो सीधा जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हकीकत में क्या होता है, ये रे थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अपना परिवर्तन कर देता है, थोड़ा सा बेंडिंग हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि मीडियम यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे कहलाया, अपवर्तित किरण कहलाया। वैसे यहाँ पे हमारा नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो अपवर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसके रास्ते में आने वाले परिवर्तन को प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बात हो गई प्रकाश के अपवर्तन की। अब कॉज क्या है ना, रिफ्लेक्शन के कारण क्या है, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन के कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की चाल में जो परिवर्तन होता है उसी के कारण है यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है, हमारा परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कॉज क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट की चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई प्रकाश गमन करता है, ट्रैवल करता है, तो उसमें दो चीज होता है, एक तो फ्रीक्वेंसी और कलर, दोनों सेम होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आवृत्ति और रंग क्या होगा, समान होगा। लेकिन स्पीड और डायरेक्शन जो हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपने पीछे देखा होगा, डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्पीड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। होता क्या है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हाई होता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम होगा तो स्पीड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने रिलेशन अभी देखा था ना पीछे, न्यू बराबर 1/v होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। इसीलिए हमारा स्पीड और डायरेक्शन तो चेंज होगा लेकिन फ्रिक्वेंसी और कलर हमारा सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और अगर हम बात करें मीडियम की, माध्यम की, ठीक है, तो यहाँ पे हम टू मीडियम्स को देखेंगे, टू माध्यम को देखेंगे। पहला ऑप्टिकली रेयर मीडियम, दूसरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम जिसे हिंदी में लोग प्रकाशित विरल माध्यम कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम को हम लोग प्रकाशित सघन माध्यम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो वैसा मीडियम, वैसा माध्यम जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी न्यू जो है मिनिमम हो, कम हो, और स्पीड क्या हो, मैक्सिमम हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहेंगे, यानी प्रकाशित विरल माध्यम कहेंगे, ठीक है। और जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, मिनिमम हो, तो उसे हम लोग ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहेंगे। जैसे नाम से पता चला डेंसर यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है यानी विरल से सघन में जाती है तो उसका बेंडिंग जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ होता है। क्या होगा, नॉर्मल अविलंब की तरह उसका बेंडिंग हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर दें, सघन से विरल की ओर अगर कोई लाइट रे जाती है तो ये क्या होता है इसमें कि इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी नॉर्मल से क्या होता है, दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग होगा, और अगर डेंसर से रेयर यानी सघन से विरल में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है बेंडिंग, ठीक है। तो इसे याद रखना, ऑप्टिकल रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कम होगा, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम यानी प्रकाशित सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होता है। तो इसे हमें याद रखना है, ठीक है। और जैसे हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था वैसे यहाँ पे हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन के नियम होते हैं, ठीक है। वो भी नियम सेम होता है। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन, यानी आपतित किरण आने वाली किरण, अपवर्तित किरण जाने वाली किरण, और अभिलंब
सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। ये तो सेम है। और दूसरा लॉ जो है उसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। होता क्या है कि आप एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का आर लेते हैं, तो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। साइन के बारे में आप लोग ये एक आइडेंटिटी है जो 10th हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ आई, साइन एंगल ऑफ आर जो है बराबर कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर उदाहरण की बात करें, रिफ्लेक्शन के उदाहरण की बात करें, अपवर्तन के उदाहरण की बात करें, तो बेंडिंग ऑफ स्टिक, छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आप किसी जार में पेंसिल को रखिए, किसी गिलास में पेंसिल को आप रखेंगे तो आपको एक्चुअली में क्या दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। जो दिखेगा उससे थोड़ा सा बेंडिंग हुआ दिखाई देता है जो रियली में, ठीक है। और स्विमिंग पूल की बात करें तो स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीपर एज कंपेयर टू एक्चुअल डेप्थ, यानी जो उसकी एक्चुअल में गहराई है तालाब की, उसकी तुलना में गहराई क्या होता है, कम देखने को प्रतीत होता है। तो ये क्यों होता है, क्यों होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो उदाहरण हो गए, इसे हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारा है क्या, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विक्षेपण। क्या है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण इसे कहते हैं, ठीक है। तो व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिटिंग हो जाना, टूट जाना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, यानी श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना, इसे हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट हमारा 7 भाग में टूट जाता है, विबग्योर, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर की ओर जाते हैं तो हमारा वेवलेंथ जो है, वैध तरंग, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो वॉयलेट कलर का हमारा सबसे कम वेवलेंथ होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा, वॉयलेट होगा, इसीलिए वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा डिवेट हो जाता है, ठीक है। और रेड की बात की जाए तो रेड की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। इसी वजह से रेड कलर क्या होता है, ज्यादा डिवेट नहीं होता, इसीलिए हम लोग सिग्नल वगैरह में ज्यादा डेंजर में क्या यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, क्योंकि ये दूर से भी हमें दिख जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा व्हाइट कलर 7 भाग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब इसका जो नेचुरल एग्जांपल है, नेचुरल फिनोमेना जो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, वो हमें रेनबो में देखने को मिलती है। इंद्रधनुष, हम सब ने देखा हुआ है इंद्रधनुष, उसमें देखने को मिलती है। होता क्या है कि सूरज की प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद पानी की बूंदों द्वारा परावर्तित और अपवर्तित होती है, यानी जो लाइट रे है, जो लाइट रेज ऑफ सन का जो लाइट रे है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है, जो मौजूद होता है एटमॉस्फेयर में, उससे क्या कर जाती है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड हो जाती है, जिसके कारण हमें रेनबो इंद्रधनुष दिखाई देखने को मिलता है। ये हमेशा अपोजिट टू द सन, ये कैसे ऑब्जर्व होगा, ये तो हमेशा सन के अपोजिट होगा, ठीक है। इसमें 7 कलर होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं, विबग्योर वही। तो ये तो हमारा बात हो गई डिस्पर्शन ऑफ लाइट की, रेनबो की, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना, यानी हमारे आँख के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा आँख का स्ट्रक्चर है, मानव नेत्र की संरचना है, ठीक है। तो जो बाहरी भाग जो होता है, व्हाइटिश पार्ट, उसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया। इसे हिंदी में हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। तो ये कैसा होता है, ये आउटर मोस्ट यानी बाहरी, और ट्रांसपेरेंट पार्ट यानी पारदर्शी भाग होता है। ये हमारे भाग का कॉर्निया क्या होता है, आउटर मोस्ट बाहरी और पारदर्शी भाग होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन जो है यहीं पे हो जाता है, ठीक है। और ये डोनेटिंग पार्ट होता है, क्योंकि इसे हम लोग आसानी से डोनेट कर देते हैं, और बहुत ही इजी सर्जरी होता है कॉर्निया का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ये फूला, और जो हमारा यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस, परितारिका कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये है, इसे हम लोग प्यूपिल के पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आइरिस जो है यहाँ पे, परितारिका जो है, ये हमारा कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच की भाग है, जिसके बीचों बीच एक छिद्र होता है, जिसे हम लोग पुतली या प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। ये छिद्र क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक्वस ह्यूमर होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर होता है। यहाँ पे लेंस होता है हमारे
आई में उसे हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस यानी क्रिस्टल लेंस कहते हैं। ये यहाँ पे जो फ्लूइड फिल होता है उसे हम लोग विट्रस ट्यूमर कहते हैं। और यहाँ पे रेटिना होता है जिसपे इमेज हमारा यहाँ पर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जिससे लेंस अटैच होता है उसे हम लोग मांसपेशी यानी सिलेरी मसल कहते हैं। और ये हमारे यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होता है जो ब्रेन से जाके जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस पार्ट को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे लेंस की, जो हमारे आँख के अंदर जो लेंस है उसकी बात करेंगे। तो हमारे लेंस जो है वो फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, फाइब्रस और जेली लाइक मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और हमारे लेंस का नेचर क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस होता है। ये हमें याद रखना है। हमारे आँख में जो नेत्र में जो लेंस है वो किस नेचर का होता है, कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है, कन्वर्ज लाइट एट रेटिना, यानी रेटिना पे लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं आइरिस की। तो आइरिस क्या का काम क्या है, तो आइरिस जो है ये कंट्रोल करता है लाइट एंड प्रोवाइड कलर टू द आई, यानी ये प्रकाश की पर नियंत्रण रखती है और नेत्र को रंग प्रदान करती है, आँख को रंग प्रदान करती है, ठीक है। आपने देखा होगा ना किसी का आँख ब्लू है, किसी का ब्राउन रहता है, तो किसकी वजह से होता है, वो आइरिस की वजह से होता है, ठीक है। और आइरिस जो है हमारा साइज ऑफ प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है, यानी पुतली के आकार को भी ये नियंत्रित करता है, ठीक है। अब प्यूपिल की बात की जाए तो प्यूपिल को हम लोग विंडो ऑफ आई कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, यानी आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित एवं नियमित करता है प्यूपिल, ठीक है। और रेटिना की बात करें तो बताया था कि रेटिना पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इमेज कैसा बनता है ये याद रखना है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी है। और अगर हम अपने आँख की बात करें, यानी इन ह्यूमन आई 2 टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट, मानव नेत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, 2 प्रकार के हमारे सेल मौजूद होते हैं आई में, ठीक है। एक का नाम होता है कोन सेल, कोन कोशिका, एक का नाम होता है रोड सेल, रोड कोशिका, ठीक है। कोन सेल की बात करें तो ये सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट और कलर के प्रति, यानी चमकदार प्रकाश और रंग के प्रति ये संवेदनशील होता है कोन सेल। और अगर रेड सेल की बात करें तो ये डीम लाइट के प्रति संवेदनशील होता है, यानी हल्के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक है। यानी जब डीम लाइट होती है, हल्की लाइट होती है तो ये काम करता है हमारे आँख में, और जब ब्राइट लाइट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन काम करता है, कोन सेल ये काम करता है, ठीक है। और अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट वेयर कंसंट्रेशन ऑफ कोन सेल इन मैक्सिमम, यानी जिस बिंदु पर कोन कोशिकाओं की सांद्रता अधिकतम होती है उसे हम लोग पीला बिंदु कहते हैं, यानी येलो स्पॉट कहते हैं। यानी वैसा पॉइंट जहाँ पर कोन कोशिका की वैल्यू क्या हो, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हो, तो उसको हम लोग येलो स्पॉट कहते हैं। और जहाँ पर ऑप्टिक नर्व और पॉइंट बिटवीन ऑप्टिक नर्व वी आर नो इमेज फॉर्म, यानी वैसा पॉइंट जो ऑप्टिक नर्व के बीच में है जहाँ पे कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। नेत्र संबंधी तंत्रिका के बीच वह बिंदु जहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंग बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात करें कोन सेल और रेड सेल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन की, यानी दृष्टि के अवरोध की। तो होता क्या है कि जैसे हमने किसी चीज को देखा, ठीक है, किसी वस्तु को हटाने के बाद, किसी वस्तु हमारे सामने हमने देखा, उस वस्तु को हटा दिया तो 1/60 सेकंड तक जो रेटिना पे वो रहता है, ठीक है। यानी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑन रेटिना 1/16 ऑफ अ सेकंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु को हटाने के बाद उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रेटिना पड़ती रहता है, रेटिना पर पड़ती रहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी दृष्टि के अवरोध। जैसे हमारा सिनेमा हॉल, उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब 2 पॉइंट होता है, एक होता है फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट। फार पॉइंट मतलब दूर बिंदु, नियर पॉइंट मतलब निकट बिंदु। फार पॉइंट कहने का मतलब है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली मतलब साफ तरीके से देखने का जो मैक्सिमम दूरी है उसी को हम लोग कहते हैं दूर बिंदु, ठीक है। और किसी चीज को नजदीक से इतना मतलब दूरी पे देखना कि आंख पे किसी तरह का तनाव ना हो तो उसे हम लोग निकट बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फार पॉइंट होता है वो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और निकट की बात की तो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो फार पॉइंट की बात करें, दूर बिंदु की बात करें तो दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को
सुस्पष्ट देख सकता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली, इसे हम लोग फार पॉइंट या दूर बिंदु कहते हैं। जो नॉर्मल एडल्ट है यानी समान वयस्क की नेत्र की बात की तो क्या होता है, वो हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और नियर पॉइंट और निकट बिंदु की बात की जाए तो न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टिवली विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी तनाव के जब हम कम दूरी पे जो चीज को देख सकते हैं उसे हम लोग नियर पॉइंट या निकट बिंदु कहते हैं। और नॉर्मल एडल्ट आई समान वयस्क नेत्र की बात की जाए तो हमारा कितना होता है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो रेंज ऑफ ह्यूमन विजन यानी हमारा मानव दृष्टि का सीमा क्या हो गया, तो हमारा 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आई, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के दोष, ठीक है। यानी ह्यूमन आई से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो हमारा है मायोपिया और नियर साइटेडनेस, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। आपसे में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जो मायोपिया से पीड़ित होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है मायोपिया। तो मायोपिया में क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है, नज़दीक की चीज़ को आसानी से देख सकता है क्लियरली, इसमें कोई उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब दूर के ऑब्जेक्ट देखेगा तो उसे वो क्लियरली नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं कि वो पर्सन कैसा है, मायोपिक है, यानी उसे निकट दृष्टिकोश है, ठीक है। तो अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इसे हम लोग मायोपिया कहते हैं। और क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है, तभी नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, यानी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईबॉल, यानी कर्वेचर जो है आईबॉल का क्या होता था, बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा जो कारण है वो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, यानी इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। क्या होता है, आई बॉल इलोंगेशन हो जाता है, कर्वेचर भी बढ़ जाता है आई बॉल का, इसी वजह से क्या होता है हमारा ये मायोपिया हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब करेक्शन क्या है, निवारण क्या है उसका, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का चश्मा पहनते हैं। तो जो लोग मायोपिया से पीड़ित हैं वो क्या पहनते हैं, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का बनाया हुआ चश्मा पहनते हैं, ठीक है। फिर अब दूसरी बीमारी की बात की जाए तो वह है हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस यानी दीर्घ दृष्टि दोष, यानी जस्ट उसका उल्टा, मायोपिया जो पढ़ा उसी का सब चीज़ उल्टा कर दीजिए। उसमें क्या होगा कि पर्सन को जो है दूर का ऑब्जेक्ट आसानी से क्लियर दिखाई देगा लेकिन जो नज़दीक का ऑब्जेक्ट है उसे क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अ पर्सन कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस यानी दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, इसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका कारण जान लेते हैं क्या है, तो डिक्रीजिंग द पावर ऑफ आई लेंस, यानी अभिनेत्र लेंस की क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस पर से शॉर्टनिंग ऑफ आई लेंस आई बॉल हो जाता है, यानी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब इसका करेक्शन क्या है, तो इसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। मायोपिया हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते थे, अवतल लेंस का, और इसमें क्या करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में दीर्घ दृष्टि दोष में कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट जो बीमारी है वो हमारा है कैटरैक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद बीमारी, ठीक है। ये बीमारी बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि इन दिस डिफेक्ट ब्लर इमेज इज सीन, इसमें क्या होता है, इस दोष में धुंधली प्रतिबिंब दिखाई देती है। क्या होती है, धुंधली प्रतिबिंब में दिखाई देती है, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है, तो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ प्रोटीन ऑन आई लेंस, नेत्र के लेंस पर प्रोटीन की झिल्ली बनने के कारण जो है ये हमारा मोतियाबिंद हो जाता है, कैटरैक्ट हो जाता है। और इसका निवारण क्या है, तो सर्जरी इसका निवारण है, ठीक है। यहाँ पे लेंस लगाया जाता है नया। तो ये तो हमारा मोतियाबिंद की बात हुई, ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कलर ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कलर ऑफ एक कोने पे हम लोग कलर ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे कलर ऑफ लाइट लिया, ठीक है। जब व्हाइट को व्हाइट कलर से, यहाँ पे हमने व्हाइट लिया, रेड लिया और ग्रीन लिया, यहाँ पे हमने व्हाइट और रेड लिया। जब हम व्हाइट से व्हाइट पे कराते हैं तो व्हाइट बनता है, ठीक है।
व्हाइट से रेड पे कराएंगे तो रेड बनेगा, व्हाइट से ग्रीन पे कराएंगे तो हमारा ग्रीन कलर होता है, ठीक है। वही रेड से व्हाइट पे कराएंगे तो रेड बनेगा, रेड से रेड पे कराएंगे तो रेड बनेगा, रेड से ग्रीन में कराएंगे तो ब्लैक बनता है। इसे याद रखना, क्या बनता है, ब्लैक बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन से व्हाइट पे कराएंगे तो ग्रीन, ग्रीन से रेड पे कराएंगे तो फिर ब्लैक बनेगा, और ग्रीन से ग्रे, तो यानी दो चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ब्रेली सिस्टम इज यूज बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, यानी ब्रेली प्रणाली का उपयोग दृष्टि बाधित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी जो लोग दृष्टि बाधित होते हैं, जो अंधे टाइप के होते हैं, उससे हम लोग ब्रेली सिस्टम वहाँ पे उसे यूज करते हैं, ठीक है। अब एक होता है न्यूटन डिस्क, ठीक है। तो न्यूटन डिस्क क्या होता है, एक डिस्क होता है जिसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है। जब हम उसे घुमाते हैं तो वो हमारा जो व्हाइट कलर शो दिखाने लगता है, व्हाइट कलर दिखाने लगता है, जिससे हमें पता भी चल जाता है कि लाइट जो है वो व्हाइट कलर ही जो है 7 पार्ट में स्प्लिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन डिस्क हो गया जिसमें 7 कलर होते हैं, वाइट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे बार बार रिवाइज करें, और इसी चैप्टर से आसानी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से, जैसे हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, X is a device which is used to see all corners and is based on the principle of Y. X and Y respectively are, ठीक है। एक यंत्र है X जिसका प्रयोग कोनों की इर्द गिर्द देखने के लिए किया जाता है, Y के सिद्धांत पर आधारित X और Y क्रमश है। ये हमारा 21 जनवरी 2024 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है। इससे पहले जो सीटेट हुआ था 21 जनवरी को, उसी शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कोनों में देखने के लिए हम लोग जो है वो पेरिस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप यूज तो नहीं करते हैं, न क्लेडोस्कोप को, ठीक है। तो पेरिस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। पेरिस्कोप में क्या होता है, 2 मिरर लगे होते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिदर्शी और परावर्तन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द इमेज फाउंड बाय अ पिन होल कैमरा इज रियल, which of the following statements offers suitable explanation for this fact? सूची छिद्र कैमरा द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य उपयोग प्रदान करता है, ठीक है। पहला, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड ऑप्शन, लाइट डिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग ए स्मॉल ओपनिंग, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट चेंजेस इट्स पाथ्स व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करता है, प्रकाश छोटे से मुक्त क्षेत्र में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गमन करता है तो अपना पथ परिवर्तित करता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि गुण बताया था प्रकाश का, कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे हम लोग रीजो रेखीय गमन कहा था, ठीक है। रेक्टिलिनियर प्रोग्रेशन ऑफ लाइट कहा था, जिसमें हम लोगों ने 3 फिनोमेना देखा था जो हमें बताता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। इसमें पहला हम लोगों ने देखा था पिन होल कैमरा, ठीक है। दूसरा देखा था शैडो फॉर्मेशन, और तीसरा हम लोग देखा था पेरिस्कोप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर पिन होल कैमरा की बात कर रहा है, तो इससे हमें यही पता चलता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, Which of the following statements is true when a ray of light travels from air into oil? ठीक है, हवा से तेल में गति करने वाले प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, कम होगा आपका ऑयल से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा, और जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रे कहाँ से ट्रेवल कर, एयर से ऑयल में, ठीक है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। जब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्पीड कम होगी। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज एंड द रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ये ऑप्शन हमारा सही है कि जब स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो, और जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो रेयर मीडियम कहलाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो हमारा डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाता है कोई भी रे तो वो हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू फ्लोइंग मीडिया सक्सेसफुली एंड फाइनली इमर्जेस, यानी प्रकाश वायु में प्रवेश करके क्रमश निम्नलिखित माध्यमों से गुजरती है और बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर से ये सब मीडिया में वो जा रही है, तो हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एयर की बात करें तो यहाँ पे हम एयर जोड़ लेते हैं, ठीक है। एयर की बात अगर हम करें, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.003 होता है, ठीक है। तो जब एयर से 1.5 में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे ये लगेगा, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो हमारा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कम होगा। तो यहाँ पे कम से ज़्यादा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ऐसे कट गया, बचा ये, ठीक है। फिर इससे इस पे जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो स्पीड क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे इंक्रीज है, यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है। फिर 1.2 से 1.33 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो हमारा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो स्पीड हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। फिर यहाँ से हम एयर में चला गया, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पे हमारा कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन। बेसिकली हम यही याद रखना है कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। At what distance from the concave mirror could the object placed to produce a virtual image of the object? ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब वहां से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जा सकता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर दिया हुआ है, तो कनकेव मिरर का डायग्राम क्या होता है, ये इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। और कैसा इमेज बना रहा है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या बनती है, जब यहाँ पर फोकस और पोल, तो फोकस और पोल के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वर्चुअल और एक इमेज बनती है, ठीक है। कैसी इमेज बनती है, आभासी और सीधी इमेज बनती है, ठीक है। तो फोकस से पोल की जो दूरी है यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब इमेज जो हमारा फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, 20 से कम होगा। तो 20 से कम यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा रहा है, तो ए यानी 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दीपा टेक्स अ स्टील स्पून एंड ब्रिंग्स द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर हर फेस एंड ऑब्जर्व हर इमेज इन इट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द काइंड ऑफ इमेज शी सीज। दीपा एक स्टील का चम्मच लिया और चम्मच के बाहरी भाग को अपने चेहरे के नजदीक लाकर अपने प्रतिबिंब का चम्मच में अवलोकन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके द्वारा अवलोकित प्रतिबिंब की सही व्याख्या करता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट नोट में आपको बताया था कि स्पून का जो बाहरी भाग है, ठीक है, जो बाहरी भाग है वो हमारा कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, और आंतरिक भाग जो है वो हमारा बाहरी भाग जो हमारा वो हमारा कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है, और जो अंदर का भाग है वो हमारा कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑप्शन में दिखा आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कनकेव मिरर, चम्मच की बाहरी भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बाहरी तो कन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है द आउटर सरफेस ऑफ स्पून लाइक एक्ट्स लाइक अ कन्वेक्स मिरर, हाँ ये बात तो सही है। एंड फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा बनाता है, कन्वेक्स में कैसा इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सही लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। द आउटर सरफेस ऑफ स्पून लाइक अ कनकेव मिरर, तो होगा नहीं। द आउटर सरफेस ऑफ स्पून लाइक अ कन्वेक्स मिरर, लेकिन इन लार्ज इमेज नहीं, कन्वेक्स मिरर इन लार्ज इमेज नहीं बनाता, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस इज ऑलवेज करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए सदैव सही होता है। ठीक है, तो अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस मैंने बताया था, कनकेव लेंस को हमें क्या मान के चलना है, कन्वेक्स मिरर मान के चलना है। क्या मान के चलना है, कन्वेक्स मिरर, तो आपकी आसानी हो जाएगी। और कन्वेक्स मिरर की बात की तो मैंने क्या बताया था, कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट और छोटा प्रतिबिंब, डिमिनिश्ड, ये बताया था मैंने। ठीक है, तब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन इट अपसाइड डाउन एंड इट अपसाइड डाउन, तो अपसाइड डाउन तो होगा नहीं, अपराइट होता है तो गलत हो गया, उल्टा तो बनेगा नहीं, ये उल्टा तो बनाता ही नहीं है। इट्स अपसाइड डाउन तो ये भी नहीं होगा, ये उल्टा। ठीक है, अपराइट तो अपराइट तो होगा। ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट ये भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है। इट इज अपराइट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये सीधा तथा बिंब से छोटा होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, रीअसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असेशन क्या कह रहा है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे एंड रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, दिन में आसमान नीला और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। तो ये बात तो सही है, दिन में आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला, और सूर्योदय के समय कैसा, लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों है, रीजन द कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आकाश का रंग केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये स्कैटरिंग की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कैलेडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, बहुरूपदर्शी जिस सिद्धांत पर आधारित है वो क्या है। तो कैलेडोस्कोप के बारे में क्या बताया गया, इसमें 3 प्लेन मिरर होते हैं, तीनों 60 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इसमें मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 2 प्लेन मिरर, नहीं, इसमें 2 प्लेन मिरर नहीं होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 3 इंक्लाइंड प्लेन मिरर था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। 3 झुके अनंत समतल दर्पण द्वारा बहुल परावर्तन, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम 2 प्लेन मिरर, नहीं, इसमें 2 प्लेन मिरर नहीं होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर, नहीं, यहाँ पे 3 प्लेन मिरर होता है। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग सेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर। जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है। पहला है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इसके वेग वृद्धि होती है। देन इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है। थर्ड है बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, एंड फोर्थ है बोथ इट्स वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एक रिलेशन हमें याद रखना है कि वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेलोसिटी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा की। क्या बताया था, स्पीड बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, एयर से रे ट्रैवल कर रही है वाटर में। ठीक है,
तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो एयर में क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगा, इसमें कम होगा। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था आपको, जब रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी और कलर पे कोई चेंज नहीं आता है, यानी फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल ही नहीं है। क्या क्या चेंज होता है, तो स्पीड चेंज होता है और वेवलेंथ चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट वेलोसिटी इंक्रीज है नहीं, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो होगा नहीं। और फ्रीक्वेंसी की बात तो होगी नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कोई बात नहीं है, ये भी नहीं होगा। बोथ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज का पावरफुल सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा कंटेंट पढ़ाया है। थोड़ा सा सेशन बड़ा हो गया क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, और साथ ही साथ मैंने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, इससे आपको आइडिया होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो सेशन को आपको पसंद आया तो सेशन को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग सीटेट पेपर 2 साइंस तैयारी करें उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।